एक देश से उसका धन, उसकी वैल्यू, उसके इथिक्स या फिर उसकी कल्चर या फिर उसकी आजादी कुछ समय के लिए छीनी जा सकती है, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है। आज अगर भारत गुलामी के 70 सालों बाद फिर से वर्ल्ड इकोनॉमी पर उभर आया है तो उसके पीछे है भारत की वैल्यू, इथिक्स, एजुकेशन और उसका रिच कल्चर। आज यूरोप के ये देश जो अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड का दर्जा देते हैं, इनके शहर जिन कारणों से खड़े हैं, इसके पीछे कहीं न कहीं इन देशों के द्वारा थर्ड वर्ल्ड से लूटा हुआ धन है। एक सिंपल भाषा में कहें तो यह चोरी के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए जहां आज एक तरफ पूरे यूरोप की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत और थर्ड वर्ल्ड की कंट्री वर्ल्ड इकोनॉमी पर उभर कर आ रही हैं। यूरोप के इन्हीं देशों की तरफ ठीक एक कंपनी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था, जिसने कि भारत से काफी ज्यादा माल लूटा और जो कि काफी अमीर बनी और लगभग 100 से भी अधिक सालों तक शासन करा। लेकिन आज इस कंपनी की हालत ऐसी है, आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि कैसे फाइनली एक भारतीय के द्वारा ही इस कंपनी को खरीदा गया और आज भी इसे उसी भारतीय के द्वारा चलाया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि साल 1599 में ही बनी थी, एक प्राइवेट कंपनी थी और यह कोई अमीर कंपनी नहीं थी। अमीर तो यह तब बनती है जब यह भारत से काफी सारी लूटपाट करते हैं और इस लूटपाट को सक्सेसफुल बनाने के लिए इन्होंने भारत में 3 शहर बसाए, जिसमें पहला था मद्रास, जिसको आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, दूसरा था बॉम्बे और तीसरा कलकत्ता। प्राचीन काल से ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसलिए मिडिवल पीरियड में यूरोप में स्पाइसेस या मसालों की बहुत ज्यादा डिमांड थी और इस डिमांड को इंग्लैंड में पूरा करने के लिए साल 1599 में 24 मर्चेंट या बनियों के द्वारा एक कंपनी का निर्माण करा जाता है और जिसे नाम दिया जाता है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, या शॉर्ट में कहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्योंकि यह एक प्राइवेट कंपनी थी, इसलिए इसके 124 शेयर होल्डर भी थे। ठीक इसी साल 1599 में ही ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा इनको पूर्वी देशों या ईस्ट में ट्रेड करने का चार्टर भी दे दिया जाता है, या सामान्य भाषा में कहें तो सरकार की तरफ से इनको ट्रेड करने की मंजूरी भी दे दी जाती है। इस समय पर एक बात खास थी, इस समय भारत की इकोनॉमी काफी बड़ी थी, इसलिए हर कोई यूरोप से भारत या ईस्ट की तरफ आना चाहता था। इस समय अकेले भारत की जीडीपी 25% थी, जो कि पूरे यूरोप की इकोनॉमी से भी काफी बड़ी थी। ठीक इसी समय 1605 में अकबर का शासन खत्म होता है और जहांगीर गद्दी पर बैठता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने के लिए साल 1608 में भारत पहुंचती है और इसके कमांडर विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलने के लिए आगरा पहुंचते हैं, लेकिन इन दोनों की बातचीत से कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने से पहले ही पुर्तगाली या पोर्टुगीज यहाँ के शासकों से काफी अच्छे संबंध बना चुके थे और इस कंपनी के चक्कर में पोर्टुगीज से कोई भी अपने रिलेशन खराब नहीं करना चाहता था। लेकिन जब इस कंपनी की भारत में कोई बात नहीं बन पाती है तो तब इंग्लैंड के किंग जेम्स अपने एक एम्बेसडर सर थॉमस रो को जहांगीर के पास भेजते हैं और जिससे बात बनती है और ठीक इसके 3 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत से ट्रेड करने की परमिशन मिलती है। इसके बाद साल 1640 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और बड़ी सफलता हाथ लगती है। इस समय साउथ में विजयनगर एम्पायर काफी कमजोर पड़ रहा होता है और जिस कारण से विजयनगर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है और इसी बात का फायदा उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी विजयनगर के राजा से मद्रास में फैक्ट्री ओपन करने की परमिशन लेती है। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को इसकी परमिशन मिलती है तो वे अपने को और अपने सामान को दुश्मनों से बचाने के लिए मद्रास में एक किले का निर्माण करते हैं, जिसे बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज का नाम भी दिया जाता है और इस प्रकार से 3 शहरों में से एक शहर, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, इसकी नींव रखी जाती है। ठीक इसके बाद साल 1662 में इंग्लैंड के किंग चार्ल्स की शादी पोर्टुगीज राजकुमारी कैथरीन के साथ होती है, जिसके बदले में पोर्टुगीज के द्वारा उनको दहेज में बॉम्बे दिया जाता है और इस प्रकार से दूसरा शहर बॉम्बे भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ जाता है। अब फाइनली बात आती है बंगाल की, और उस समय का बंगाल आज के बंगाल से काफी ज्यादा बड़ा था। इसमें आज का उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश था और यह भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे ज्यादा प्रोस्परस इलाकों में से एक इलाका था। वैसे तो साल 1651 में ही औरंगजेब के भाई शाह सहूजा ने, जो कि उस समय बंगाल का गवर्नर था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से ट्रेड करने का परमिशन दे दिया। लेकिन शाह सहूजा के बाद सियास्ता खान बंगाल का गवर्नर बनता है और उसके
अंग्रेजों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे और इसी बीच साल 1646 में मुगल और ब्रिटिशर के बीच में लड़ाई भी होती है और इसमें ब्रिटिशर की काफी बड़ी हार होती है, जिस कारण से ये चुपचाप बैठे रहते हैं और सही मौके का तलाश करते हैं। इसके बाद ठीक साल 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और इसी समय से मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है, जिस कारण से पंजाब में सिख और साउथ वेस्ट में मराठा और साउथ में हैदराबाद मुगल एम्पायर से अलग हो जाता है। औरंगजेब से पहले मुगल साम्राज्य का मैप यह था और उसके बाद यह है, लेकिन इस समय पर भी बंगाल मुगल साम्राज्य के अंदर ही था, इसलिए बंगाल समय समय पर मुगल साम्राज्य को टैक्स पे करता रहता था। अब अंग्रेज जिस समय का वेट कर रहे थे वह आता है साल 1756 में। इस समय तक बंगाल में गवर्नर होते हैं अलीवर्दी खान और उनकी मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला बंगाल के गवर्नर बनते हैं। सिराजुद्दौला अंग्रेजों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इस समय तक अंग्रेज बंगाल में काफी ज्यादा मनमानी करते थे। सिराजुद्दौला के काफी रिक्वेस्ट के बाद भी अंग्रेज नहीं समझे और इस कारण से सिराजुद्दौला ने अपनी सेना के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की एक फैक्ट्री पर हमला कर दिया और इसके बाद उनके 140 वर्कर को एक कमरे में बंद कर दिया, जिस कारण से दूसरे दिन इनकी मौत हो जाती है। अब कंपनी इस चीज का बदला लेने के लिए मद्रास से अपने कमांडर रॉबर्ट क्लाइव को कलकत्ता बुलाती है। रॉबर्ट क्लाइव, जो कि काफी ज्यादा चालाक होता है, वह सिराजुद्दौला के मिलिट्री कमांडर मीर जाफर के साथ पहले ही हाथ मिला लेता है, जिस कारण से 1757 में हुए प्लासी के युद्ध में, जो कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया, इसमें सिराजुद्दौला की पहले ही हार हो चुकी होती है और इसके बाद मीर जाफर को बंगाल की गद्दी मिलती है और वह अंग्रेजों की हाथ की कठपुतली बनकर रह जाता है। इसलिए 1760 में अंग्रेजों से पीछा छुड़ाने के लिए वह डच का सहारा लेता है, लेकिन इसमें भी उसकी हार होती है और मीर जाफर के बाद मीर कासिम बंगाल की गद्दी संभालता है। लेकिन अंग्रेजों और मीर कासिम के भी रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं और इसके बाद साल 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इस युद्ध में मीर कासिम का सपोर्ट मुगल शासक शाह आलम भी करते हैं, लेकिन वे इस युद्ध में हार जाते हैं, जिस कारण से अब पूरा बंगाल ही नहीं बल्कि पूरा मुगल साम्राज्य भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला जाता है और इस प्रकार से ऑलमोस्ट मुंबई, मद्रास, बंगाल और पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य इस कंपनी के हाथ में चला जाता है। और इस प्रकार से जो कंपनी भारत से ट्रेड करने आई थी, अब वह धीरे धीरे भारत में एडमिनिस्ट्रेशन करना भी शुरू कर देती है। साल 1773 में ही ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पास करा जाता है, जिससे कंपनी को ट्रेडिंग के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन की पावर भी मिल जाती है। अब एक जानी मानी कंपनी जिसने भारत से इतना सारा धन लूटा था और जो इतनी ज्यादा रिच भी थी, आखिर इसका पतन कैसे होता है? कंपनी लगभग 17वीं शताब्दी से लगभग अकेली ही कई सालों तक भारत पर शासन कर रही थी, जिस कारण से इसके अंदर काफी ज्यादा करप्शन भी हो रहा था और इतने लंबे समय तक अकेली कंपनी होने के कारण इसकी मोनोपोली पर भी सवाल उठ रहे थे। इसलिए सबसे पहले साल 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इसकी मोनोपोली खत्म करी जाती है और उसके बाद 1833 में इसको एक सरकारी कंपनी के तहत पर बदल दिया जाता है और सब कुछ बदलता है 1857 की क्रांति के बाद। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तो 1857 की क्रांति के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ही जिम्मेदार ठहराया और इसके बाद इस कंपनी के भारत से सारे अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं और इस कंपनी की जगह अब डायरेक्ट इंग्लैंड का शासन शुरू हो जाता है और इसके साथ ही 2.5 लाख कंपनी के सोल्जर को भी ब्रिटिश आर्मी में शिफ्ट कर दिया जाता है और फाइनली 100 से भी अधिक सालों तक भारत पर राज करने वाली इस ईस्ट इंडिया कंपनी को 1874 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भंग कर दिया जाता है। अब सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि जो कंपनी आज तक ऐसे ही पड़ी थी, उसको साल 2010 में भारतीय मूल के एक बिजनेसमैन संजीव मेहता ने इसे खरीदा और आज यह पूरी कंपनी इस इंडियन के इशारों पर काम करती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें।